नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। पीएम मोदी से की मुलाकात। तमिल फिल्म निर्देशक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। दुष्कर्म मामला रद्द, दोनों पक्षों ने जताई सहमति। शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद पर उद्धव गुट की याचिका पर 12 नवंबर को होगी सुनवाई। निकाय चुनाव से पहले आ सकता है फैसला। गुजरात में हुआ आत्मनिर्भर भारत जन आभार कार्यक्रम का आयोजन। सीएम ने विकास प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। बिहार चुनाव पर चुनाव आयोग की दो टूक। बिहार पर नीतिगत फैसले के लिए केंद्र सरकार पर भी आचार संहिता लागू। और करूर भगदड़ मामले में 10 अक्टूबर को सुनवाई। स्वीकार हुई अभिनेता विजय की पार्टी की याचिका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से हम खबर सामने आ रही। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। खबर कानपुर से है, जहां मूलगंज थाना क्षेत्र स्थित मिस्री बाजार में अचानक स्कूटी में विस्फोट हुआ। सुतली बम फटने से यह विस्फोट बताया जा रहा है। विस्फोट मामले की जानकारी मिलते ही स्वयं ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी ईस्ट के साथ मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया है। आपको बता दें, एफएसओ ने बताया है कि स्कूटी में सुतली बम रखे हुए थे, इसलिए प्राथमिक जांच में किसी तरह सुतली बमों में विस्फोट होना माना जा रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही विस्फोट मामले में प्रामाणिकता से कोई बात कही जा सकेगी, ये बात कही है। पुलिस ने हादसे में कुल 6 लोगों को घायल होने की बात स्वीकार की है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। नहीं, मैं करीब 5 मिनट के बाद 10 मिनट बाद आया। किस तरीके का विस्फोट था? विस्फोट बहुत धमाकेदार था। कितनी दूरी तक इसकी आवाज? 1 से 1.5 किलोमीटर परे तक के जो है इसकी आवाज पहुंची। विस्फोट ऐसे ही हुआ है, उसी सामान के साथ थोड़ी हुआ है। उसी के साथ स्कूटर की भी जो है परकच्चे उड़े। 2 गाड़ियां वो ही, बाकी दुकानों का सामान तितर बटेर हुआ। ये सामने रखा ही हुआ है। खिलौने की दुकानें पूरे चितड़े उड़ गए खिलौनों के। कितने लोग घायल होंगे? घायल 7-8 लोग हुए। किस चीज का विस्फोट लग रहा है आपको? भाई पटाखे का तो नहीं है ये बम टाइप का जो है, इस टाइप की कोई चीज किसी ने रखी या आई कहीं से, यही कह सकते हैं। जब ये विस्फोट हुआ तो यहाँ पे मार्केट में कितनी भीड़ रही? कम से कम 100 लोग थे भाई। मगर जिस टाइम धमाका हुआ सब लोग भागे हैं इधर से उधर। क्या गाड़ी में चाबी लगी हुई? जी, गाड़ी में चाबी लगी हुई थी। जाहिर सी बात है, कस्टमर की होगी। कोई सामान लेने आता है, गाड़ी खड़ी करता है, 2 मिनट सामान लेता है, चला जाता है 5 मिनट। वहीं पे सामान ले रहा है, वहीं पे गाड़ी खड़ी है, तो इसलिए चाबी लगी रहती होगी कस्टमर में। अभी तो कोई पुलिस ने सिर्फ सबसे जो है हालचाल लिए हैं। हालचाल लिए हैं कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। बाकी अभी इसकी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। आसपास आप दुकान थी? हमारा घर है। हाँ, पूरे इलाके लोग सहमे हैं भाई। बता तो ना, मूलगंज क्षेत्र पुलिस आई फौरन 5 मिनट के अंदर वो लोग भी आ गए, जबकि किसी ने सूचना नहीं दी। धमाके की आवाज सुन के तो आए। इस जगह पे हुआ क्या है? ये कोतवाली क्षेत्र में ये दुकानें हैं और एक दुकान है, वहां पर बेल्ट और कैंची और इन सब का सामान होता है। छोटी दुकान है, उसके सामने 2 स्कूटी थी और स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 8 लोग टोटल थे। हल्का 2 लोगों को इंजरी थी, उनको तुरंत भेज दिया गया है। 2 लोगों को थोड़ा गंभीर चोटें हैं, झुलसे हुए हैं, और 4 लोगों का अभी हमारे यहाँ पर है। हो सकता है हम हायर सेंटर में भेजें, परंतु सुरक्षित है। ये हमारी फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच चुकी है, हमारी बीडीएस टीम पहुंच चुकी है। पूरी चेकिंग कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं कि ये ब्लास्ट किस ढंग से हुआ है। दोनों जो हमारी स्कूटी है, स्कूटी के डिक्की में ब्लास्ट हुआ है। तो हमारी पुलिस टीमें लगी हुई हैं। और जो अफवाह फैलाने की बात करें कि किसी और जगह का, ये कोतवाली क्षेत्र में ये घटना हुई है, घर के दुकान के सामने।
उसमें सामान हम अभी तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये त्योहारी का समय है, इसमें दीपावली का समय है, तो पटाखों का लेकर के, सुतली बम को लेकर के हर एंगल से हमारी टीम वहां पर काम कर रही है, और हमारी फॉरेंसिक टीम और हमारी सारी टीमें लगी हुई है, सर्विलांस टीम भी लगी हुई है। देखिए, जो जगह है ये मूलगंज थाना के अंतर्गत आती है, मिश्री बाजार नाम का एरिया। यहाँ पर छोटे खिलौनों की दुकान है। यहाँ पर 2 स्कूटी खड़ी थी, जो स्कूटी के नंबर भी हैं, उसमें ब्लास्ट हुआ है। करीब 7:15 बजे की घटना है। हम सब मौके पे आए, हमारी फॉरेंसिक टीम भी आई है, वो यहाँ जरूरी आवश्यक सबूत इकट्ठा कर रही है। करीब 6 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक महिला भी है, उनको उर्सुला में भर्ती कराया गया। फिलहाल कोई अभी क्रिटिकल नहीं है, सभी खतरे के बाहर है, उनका इलाज किया जा रहा है। सर कितने लोग घायल हैं? 6 लोग, जैसा कि मैंने बताया, उसमें एक महिला भी है। हाँ, अभी हम लोग, इट इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, अभी हमको पड़ताल करनी पड़ेगी। हमारी फॉरेंसिक टीम आई हुई है और हम देख रहे हैं कि इसका कोई क्या स्थानीय कारण हो सकता है, और जैसे ही मिलेगा हम अपडेट कर देंगे। नहीं, दुकान में तो ये देखा कि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ है उसका इफेक्ट अंदर है, फॉल सीलिंग वगैरह टूटी है, लेकिन कोई फैटेलिटी नहीं है। और हमारा जैसा कि हमने बताया कि हमारी फॉरेंसिक टीम आ गई है मौके, वो रेजिड्यूज को चेक कर रही है कि उसमें कोई एक्सप्लोजिव है, कि बैटरी फटने की वजह से हुआ है, कि कुछ और। ये सारी चीज़ें जैसी क्लियर होगी स्थिति आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। सर 2 स्कूटी में विस्फोट मिले हैं, स्कूटी के नंबर मिले हैं और स्कूटी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो उसके वादी है, उनसे, जो उसके चलाने वाले हैं, उनसे भी अभी हम लोग पड़ताल कर लेंगे और चेक कर लेंगे आगे पीछे कोई ऐसा तो उनका नहीं है, उसका कोई रोल तो नहीं है। क्योंकि पहुंचकर जांच की है और कुल मिलाकर शहनवाज हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से कानपुर में ये विस्फोट की घटना सामने आई, ये भीड़ भाड़ वाली जगह थी और शाम का वक्त था जिस वक्त ये धमाका हुआ है। उस वक्त लोग जो है वो बाजार में मौजूद थे। 6 लोगों के घायल होने की बात जो है पुलिसकर्मियों ने भी स्वीकार की है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिसकर्मियों के द्वारा अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात नहीं कही गई है, लेकिन क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? पुलिस जो है, पुलिस विभाग के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। किसी भी निष्कर्ष पर अभी तक पुलिस पहुंची है कि आखिर विस्फोट क्यों हुआ? सुतली बम से विस्फोट हुआ या कुछ विस्फोटक था, या स्कूटी में अन्य कुछ ऐसी विस्फोटक चीज थी जिससे विस्फोट हुआ? किसी नतीजे पर अभी तक पुलिस पहुंची है? थाना क्षेत्र के साथ थाने का पूरा मामला है, जहाँ पर इसकी लगभग जो आवाज है वो 1 किलोमीटर परेड तक इसकी आवाज के इलाकों में जो अपना तफरीक जो माहौल बन जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों की किस तरह से यहाँ पर ये हम वही विशाख थाने पर खड़ा है, यहाँ पर जो विस्फोट हुआ है जिससे यहाँ के अंदर सामान है चिकन पिचर हो चुका है। मगर ये बताया जा रहा है कि विस्फोट किस कारण हुआ है, इसकी वजह की विस्फोट इतनी खतरनाक था। जो अगल बगल के जो मकान के जो घर के रहने वाले थे वो घर से बाहर निकल आए और मौके पे जो एसीपी कोतवाली और एसपी कई थानों का फोर्स मौके पहुंचा है। तो आपको बता दें जॉइंट सीपी भी यहाँ मौके पे आए हैं और यहाँ उसके बाद कमिश्नर साहब भी मौजूद थे और यहाँ पर जो पूरी तरह से जो है कई थानों को फोर्स में तैनात कर दिया गया है। मगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा विस्फोट किन कारण हुआ है। क्या ये था कि भयानक विस्फोट हुआ था कि 1 किलोमीटर की परेड ब्लास्ट हुआ था। और आपको भी बताने जा रहे हैं कि जो यहाँ की स्कूटी थी, स्कूटी के अंदर ये बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक यहाँ के अंदर सुतली बम थे, जो उसके कारण जो हीट होने के कारण जो विस्फोट हुआ है। वैसे फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आई हुई है और जांच करनी, जो जांच का विषय बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक संदिग्ध बताई जा रही थी। शहनवाज, अगर बात करें लोगों की प्रतिक्रियाएं, जो वहां चश्मदीद हैं वो क्या बता रहे हैं? चश्मदीदों के से जो अभी तक जो सामने आया है वो तो कह रहे हैं कि ये जो धमाका था ये जोरदार धमाका था, ये बम सुतली बम का या किसी पटाखे का धमाका नहीं हो सकता। 1 से 1.5 किलोमीटर इसकी आवाज सुनी गई है, आसपास लोग मौजूद होंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी ले सकते हैं। हम अभी मौजूद हैं, हम लोगों से यहाँ बात करेंगे। सर ये बताइए जो यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था कितनी भयानक भीड़ थी, क्या कहना चाहेंगे सर? ये बताइए उसमें लगभग कितने लोग घायल थे सर? और तो कोई इसमें इंजर्ड होने की, मतलब कोई किसी के इंजर्ड होने की वजह जिस तरह से लोग यहाँ के निवासी जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं विस्फोट इतना घायल था कि जो आसपास के इलाके में अपना तफरीक का माहौल था, उसमें 6 से 7 लोग जो इंजर्ड बताया जा रहा है।
जिसमें से 2 लोग की हालत गंभीर है, उनको जो लखनऊ रेफर करा गया। कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय है। मनोज जी, मनोज अभी और लोग भी हमसे बात कर लेंगे यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, क्या कारण था। सर क्या नाम है आपका? कहीं ना कहीं देखिए कुछ लोग जो है मतलब बोलने से वो कर रहे हैं, मगर आप तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ मनोज जी, और यहाँ की जो तलाशे एक सीटों का यहाँ पर पैकेट भी मिला है। यहाँ पर आपको बताया डॉग स्क्वाड मौके पे आए हुए हैं, जांच कर रहे हैं। जांच होने के बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा। जी जी मनोज जी। हाँ, निश्चित रूप से शहनवाज, अगर आप तस्वीरें जो कह रही हैं वो निश्चित रूप से वो साधारण किसी पटाखे के विस्फोट की या किसी सुतली बम के विस्फोट की, सुतली के पटाखे की विस्फोट की गवाही तो नहीं दे रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी पुलिस इस पर जांच जरूर कर रही है कि उस जांच के बाद ही इस निष्कर्ष पर पुलिस पहुंचेगी कि आखिर धमाका किस वजह से हुआ। लेकिन त्योहार का समय है, भीड़ भाड़ वाला इलाका, और ऐसे में कोई संदिग्ध चीज में भी अगर विस्फोट होती है या कोई विस्फोटक होता भी है तो अपने आप में ये बड़ी घटना है, क्योंकि अब बाजारों में काफी भीड़ भाड़ हो रही है, लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में ये जो घटना होती है, ये विस्फोट होता है। और चूंकि वहां के जो आसपास के जो चश्मदीद हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये साधारण पटाखे का विस्फोट नहीं है। शहनवाज जी मनोज जी, आपको बता दें कि अभी आने वाला यहाँ जो फेस्टिवल जो आ रहा है, दीपावली है, अभी कुछ दिन 2 दिन यहाँ पर करवा चौथ का त्योहार भी और इस तरह का कंजेशन एरिया है। यहाँ पर मार्केट में भी यहाँ पर तरह के लोग यहाँ पर आते खरीदारी करते हैं। कहीं ना कहीं एक तो यहाँ पर जब जो बाकी है सब विस्फोट हुआ, जो अपने पति जो माहौल हुआ, जो अपने लोग काफी दूर यहाँ से लोग भागे हैं। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, आपको ये बता दें। और ये रायती इलाका है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। 2 दिन बाद जाकर त्योहार आ रहा है, इसके बाद दीपावली का त्योहार। ऐसे में ये एक जांच का विषय है। कहीं ना कहीं क्या कारण है, क्या विस्फोट था, जो इतना भयानक विस्फोट हुआ जिसकी 1 किलोमीटर की स्पीड जो परेड चौराहे तक स्पीड उसकी धमाके की आवाज बताई गई है। मनोज जी, ये तो जांच होने के बाद ही बताया जाएगा। जी शहनवाज, वहां के लोग जो है वो क्या कह रहे हैं कि या जो धमाका हुआ है उससे क्या वो डरे सहमे हैं? इस धमाके के बाद उनकी प्रतिक्रिया निकल कर कुछ आई है क्या? इस धमाके के बाद उनके अंदर किसी तरीके का कोई डर व्याप्त हुआ है? चूंकि ये धमाका काफी तेज हुआ है और हालांकि अभी ये जांच होगी, लेकिन वहां के लोगों में किसी तरीके के इस विस्फोट के बाद पैनिक क्रिएट हुआ है क्या? मनोज जी, बता दें कि जब धमाका हुआ था ठीक 8 बजे, धमाका होने से लोग घर से अपने घर बाहर आ गए और लोग बन गए हैं। लोगों ने घर छोड़ दिया है, लोग दहशत के मारे घर में नहीं जा रहे हैं। पर अभी यहाँ पर जांच जो पुलिस आई है, जांच होने के बाद जो कार्रवाई। ठीक है शहनवाज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो फिलहाल जो है विस्फोट में 6 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एफएसएल रिपोर्ट में आगे निकल कर सामने आएगा कि आखिर इस विस्फोट की वजह क्या रही, किन वजहों से विस्फोट हुआ है और विस्फोटक था या साधारण ये सुतली बम से विस्फोट हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अहम खबर है, जहां जापानी कंपनी करेगी 1000 करोड़ का निवेश। डाइकिन कंपनी हरियाणा में करेगी निवेश, कुबोटा कंपनी भी करेगी 2000 करोड़ का निवेश। राज्य में स्थापित होगा नया R&D सेंटर। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में MOU हुआ है। सीएम सैनी ने ओसाका स्थित कुबोटा का ट्रैक्टर प्लांट देखा। कृषि उपकरण निर्माण में निवेश, तकनीकी सहयोग पर भी चर्चा हुई है। निवेश से प्रदेश में विकसित होंगे रोजगार के नए अवसर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्वच्छता को लेकर अंबाला छावनी में आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विभिन्न संस्थाओं और नगर परिषद के साथ बैठक की है। इस दौरान विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों से बाजारों को साफ रखने में आ रही समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश दिए गए हैं और कहा है कि स्पेशल डस्टबिन लगाए जाएं, भीड़ भाड़ को देखते हुए अतिक्रमण न हो और अगर किसी मुख्य जगह को डंपिंग जोन बनाया गया उसको साफ किया जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब हर माह इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए विज बोले कि दिवाली आ रही है और दिवाली पर हर व्यक्ति अपने घर को साफ करता है, लेकिन इस बार यह आह्वान किया गया है कि क्या वह अपने शहर को साफ करे। इसके लिए सभी एजेंसियां और विभिन्न मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी से इस पर बात कर आह्वान
किया गया है। दिवाली आ रही है, दिवाली पर अपने घर तो सब साफ करते हैं, लेकिन इस बार हमने आह्वान किया है कि आओ इस दिवाली पर हम अपना शहर साफ करें। उसमें सभी जो एजेंसियां इसके लिए जिम्मेवार होती हैं वो भी लगें और अच्छे तरीके से कार्यक्रम बनाएं और लोग भी लगें। जो संस्थाएं हैं, चाहे बाज़ारों की संस्थाएं हैं, चाहे ROWs हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा जिले में 17 बच्चों की मौत पर सियासत तेज हो गई है। इस सियासत पर अब कांग्रेस ने भी सरकार पर दबाव बनाने का काम किया है। विगत दिवस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रतिपक्ष नेता ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। स्वास्थ्य मंत्री ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन को पद से हटा दिया है। वहीं सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब छिंदवाड़ा में 17 की मौत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने आ रहे हैं। 17 बच्चों की मौत पर छिंदवाड़ा जिला इन दिनों पूरे देश में चर्चा में है। अगली खबर दुमका से है, जहां बाबा नगरी वासुकीनाथ धाम सहित जरमुंडी बाजार एवं आसपास के इलाके में बीते दिनों झुंड के बिछड़े हुए एक लंगूर का आतंक छाया हुआ था, जिसे आज वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से सकुशल रेस्क्यू कर लिया और आतंक का पर्याय बन चुके लंगूर के भय से लोगों को मुक्त कराया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से एक लंगूर वासुकीनाथ धाम नगर एवं आसपास के इलाके में काफी चर्चा का विषय बन चुका था। रास्ते में आने जाने वाले लोगों पर अचानक हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर देता था, जो कभी किसी बाइक चालक को चलती बाइक से सड़क पर गिरा देता था, वहीं किसी से प्रेम पूर्वक पेश भी आता था। भोलेनाथ की नगरी में इस हनुमान जी की अजब लीला देखने को मिली। आधा दर्जन लोगों को घायल कर चुके इस लंगूर के भय से लोग काफी डरे नजर आ रहे थे। वन विभाग की टीम ने लंगूर का सफल रेस्क्यू किया है। हम स्कूल से आ रहे थे 3:30 बजे के आसपास, तो वहाँ पर से जब आए तो हमको बाहर में काफ़ी भीड़ देखने को मिला। घर से फ़ोन गया जो घर में अंदर बंदर घुस गया है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें नहीं करें, तो तुरंत हम निरंजन जी को कॉल किए, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जो निरंजन जी ऐसा बात हो गया जैसे, तो वो तुरंत कॉल के रेस्क्यू टीम को साथ में लेके आए। तब तक हमारे साले साहब दीपू जी हमारे पीछे आए, जी जी हम हैं आपके पास, तो साथ में गए हम लोग दोनों। तो अंदर में दोनों फंस चुके थे और बंदर भी अंदर में था। तो फिर दीपू जी अपने चालाकी से बंदर, घर में 3 ही लोग थे, 2 लोग थे और बंदर था। हाँ, और अंदर और पीछे साइड माँ परिवार से सब थे वहाँ पर। आज करीब 1-2 बजे के करीब सूचना मिली कि ग्रामीण लोग सारे मिलके वन विभाग के लोगों को मदद कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग को भी लगा कि हम लोग का भी कुछ योगदान होना चाहिए। तो हम लोगों को भी पता चला कि ऊपर बाज़ार, जो कि मेरे रिलेटिव के ही घर पे बंदर आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे आए। उस वक्त यहाँ पे वन विभाग भी नहीं पहुँची थी, सिर्फ मैं और मेरे रिश्ते में जीजा जी लगते हैं जिनका नाम अनिल पतरलेख है, वो यहाँ पे मौजूद थे। तो हेलमेट पहन के मैं और जीजा जी अंदर गए तो पाया कि बंदर सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ है। अगली खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बुधवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट की है। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इसरो अहमदाबाद केंद्र के निदेशक डॉक्टर NM देसाई ने किया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय एवं वैज्ञानिकों के बीच राज्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग और इसरो के कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ की भागीदारी को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शासन के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए इसरो की तकनीकी के उपयोग पर विशेष जोर दिया। ये तय किया गया कि इसरो की तकनीकी का उपयोग कृषि, खनन नियंत्रण, भूमि अतिक्रमण की निगरानी तथा धान खरीदी के दौरान अवैध गतिविधियों की पहचान जैसे कार्यों में प्रभावी रूप से किया जा सकता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई के सुपेला थाना
थाने में थाना परिसर से महज 200 मीटर दूर नाले से एक नवजात का शव बरामद होने से लोगों में सनसनी फैल गई। यह सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, एएसपी सुखनंदन राठौर ने स्वीकार किया कि प्रारंभिक जांच में नवजात का शव प्रतीत हो रहा है। बेला थाना क्षेत्र संजय नगर में नाले में एक नवजात शिशु का एक शव मिला हुआ है बहते हुए, जिसको मर्ग कायमी कर जांच की जा रही है और वो नवजात ही है, नवजात भ्रूण है, पूरी तरह से विकसित नहीं है। आगे जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिला खैरागढ़, आपको बता दें, छुई खदान गंडई पुलिस ने गौवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 मवेशी, 4 पिकअप वाहन और 8 मोबाइल जब्त किए हैं, जिसकी कुल कीमत 13,34,000 बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ तस्कर मवेशियों को कत्ल खाने ले जा रहे हैं। सूचना पर बालाघाट रोड में पिकेट लगाकर जांच की गई, जिसमें 4 वाहन पकड़े गए, जिनमें क्रूरतापूर्वक भैंसे भरे मिले। तस्करों के पास किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं थे। मामले में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 सहित विभिन्न धाराओं के तहत 4 अपराध दर्ज किए गए। 7 अक्टूबर की मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों द्वारा पिकअप वाहन में अवैध रूप से मवेशी को परिवहन किया जा रहा है, और ये भी सूचना मिली कि इनका जो ये है प्रयास है कि ये कत्लखाने में जाकर के इसकी मतलब करेंगे करके। जैसे हमें सूचना मिली, हमारे द्वारा तथ्य रूप से कार्रवाई करते हुए खैरागढ़ में चेक पॉइंट लगाया गया और 4 पिकअप गाड़ी, जिसमें से 2 गाड़ी छत्तीसगढ़ नंबर प्लेट वाली है और 2 गाड़ियां जो महाराष्ट्र की है, हमारे द्वारा पकड़ा गया। और फिलहाल देश के बाद में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के कानपुर से अहम खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई पर जूता फेंके जाने की घटना ने देश भर के वकीलों में गुस्सा पैदा कर दिया। कानपुर में आज अधिवक्ताओं ने इस घटना के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि ये कृत्य लोकतंत्र और संविधान की गरिमा पर सीधा हमला है और दोषी अधिवक्ता राजकिशोर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। घटना बेहद निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पर जूता फेंकना केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि संविधान और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है। हमने राष्ट्रपति से मांग की है कि जो दोषी अधिवक्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायपालिका देश के लोकतंत्र की रीढ़ है और उसकी गरिमा से किसी भी तरह का खिलवाड़ कर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराना चाहते हैं, आपके माध्यम से मेरा आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जो माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद इस तरह जूता फेंकने का प्रयास, ये घृणित घटना नहीं, पूरे देश बच्चा का, बूढ़े से लेकर बच्चे का अपमान है। आज हम लोग भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी कानपुर नगर के माध्यम से देने आए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब के साथ जो घटना हुई है उसकी हम लोग कटु निंदा करते हैं। ये घटना ये दर्शाती है कि भारतवर्ष में आज भी जो संघीय ढांचा है उसमें अगर कोई कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता है तो कुछ ताकतें जो इस देश को विखंडित करना चाहती हैं वो उनके विरोध में कुचक रचती हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत का सबसे बड़ा छात्र नेतृत्व वाला तकनीकी, सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव
कॉम फेस्ट 2025 अब तैयार है और अपने 26वें संस्करण के साथ कानपुर के सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल में इस 4 दिवसीय महोत्सव में देश विदेश के सैकड़ों प्रतिभागी जुटेंगे, जहां छात्र खुद आयोजन समिति से लेकर प्रबंधन तक का सब कुछ काम संभाल रहे हैं। सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल कानपुर एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। कॉम फेस्ट 2025 अब अपने 26वें संस्करण में कदम रख रहा है। जयपुरिया कंप्यूटर क्लब यानी जसीसी द्वारा आयोजित ये आयोजन तकनीकी, सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रतिभा का संगम बनेगा। 9 से 11 अक्टूबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारत और विदेशों के 30 से अधिक प्रतिष्ठित विद्यालयों में लगभग 600 से ज़्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। कॉमफेस्ट में रोबोटिक्स, 24 घंटे की कोडिंग प्रतियोगिताएं, जम ऑन हम जैसे साहित्यिक आयोजन और रचनात्मक प्रस्तुतियों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। इस वर्ष का विषय है यानी वो शक्ति जो बदलाव की दिशा तय करती है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि आलोक सुमन तिवारी, शिक्षा क्षेत्र की जानी मानी हस्ती, करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 8 अक्टूबर की शाम भव्य उद्घाटन समारोह से हुई है और कॉम फेस्ट सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि छात्रों के नेतृत्व, नवाचार और सहयोग की भावना को बढ़ाने वाला मंच है। हर वर्ष ये आयोजन युवाओं को नई सोच और दिशा देता है, जहां आयोजन से लेकर संचालन तक सब कुछ छात्र स्वयं करते हैं। इन सबका तो हमारा एक टेक्नो कल्चरल इवेंट है कॉमफेस्ट। जयपुरिया स्कूल का एक प्रतिष्ठित कंपटीशन है और पिछले 26 सालों से ये सक्सेसफुली बच्चे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देश विदेश से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। करीब 30 टीम्स इंडिया से और 2 दूसरे देशों से, ढाका से और दुबई से ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी, आर्ट, कल्चर, पब्लिक स्पीकिंग का पूरे 3 दिन लगातार सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक का कार्यक्रम है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से, जहां बिल्हौर के क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने गोष्ठी में शामिल होकर स्थानीय व्यापारियों को जीएसटी रिफॉर्म को लेकर जागरूक किया। व्यापारियों ने जीएसटी दरों में कमी करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्र सरकार का आभार जताया। इस दौरान विधायक ने दावा किया कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार व्यापारियों के हित में निर्णय ले रही है। जीएसटी दरों में कमी से व्यापार को बढ़ावा मिलने के साथ आम जनता को भी राहत मिली है। मोदी सरकार का लक्ष्य समृद्ध व्यापारी, मजबूत भारत बनाना है। इस दौरान विधायक ने व्यापारियों से सुझाव लेकर उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की समस्याओं का तुरंत निवारण कराया जाएगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बढ़ी हुई जीएसटी की दरें थी, उनको उसने कटौती करके, उसको घटा करके इस देश के व्यापारियों सहित इस देश के उपभोक्ता वर्ग को भी बड़े स्तर पर लाभान्वित करने का काम किया है, जिससे सरकार पर अतिरिक्त 48,000 करोड़ राजस्व का प्रतिवर्ष का एक बोझ भी आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार ने उन उत्पादों का जो कि शौक से संबंधित हैं, जिनको सिन आइटम्स भी कहा जाता है, उन पर 40% तक जीएसटी बढ़ा करके उस घाटे को पूरा करने का प्रयास किया। कानपुर के संभागीय परिवहन विभाग आरटीओ ने अब शासन के निर्देशानुसार राहवीर योजना शुरू कर दी है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने पर अब राहवीरों को 25,000 का पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र मिलेगा। एआरटीओ प्रवर्तन कहकशा खातून ने बताया कि राहवीर योजना अप्रैल 2025 को शासन द्वारा निर्देश के तहत चालू की गई है। उन्होंने बताया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को लोग अस्पताल पहुंचाने में हिचकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस कहीं उनके बारे में ही तहकीकात न शुरू कर दे। लेकिन ये सब भ्रामक बातें हैं। सड़क पर घायल हुए व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने पर उसकी जान बचाने वाले से किसी तरह की पूछताछ नहीं होगी, बल्कि उसका नाम और पता दर्ज कर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा।
देखिए, राहवीर योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। इसके अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है गोल्डन आवर के अंतर्गत, मतलब कि दुर्घटना होने के 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक का समय जो गोल्डन आवर होता है, उस पीरियड में अगर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम सरकार की तरफ से दिया जाएगा और साथ ही एक सर्टिफिकेट भी उसे प्रदान किया जाएगा। मैम, टॉप 10 में जो लोग जाएंगे उनके लिए क्या पुरस्कृत की योजना? देखिए, वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। वो पूरे स्टेट लेवल पे 10 नाम जाएंगे जिनको कि 1 लाख रुपए का दिया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। कानपुर में आज लद्दाख का सत्य विषय पर एक अहम परिचर्चा हुई, जहां लद्दाख की दशा और दिशा पर गंभीर चर्चा की गई। कानपुर नागरिक मंच के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि लद्दाख के लोगों की संवैधानिक मांगें अब भी अधूरी हैं और सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। लद्दाख के लोग सिर्फ विकास नहीं, न्याय चाहते हैं। वर्षों से उनका संघर्ष जारी है और अब वक्त है कि केंद्र सरकार उनकी संवैधानिक मांगों को मान्यता दे। कानपुर के मेगा मॉल में लद्दाख का सत्य विषय पर हुई इस परिचर्चा में गांधीवादी डॉक्टर गुंजन सिंह ने लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से लद्दाख के लोग अपने अधिकारों और संवैधानिक मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि वहां कि नागरिकों को अपने संसाधनों पर नियंत्रण मिले। साथ ही 6ठी अनुसूची लागू करने की भी मांग रखी गई है, जिससे स्थानीय आदिवासियों और जनजातीय समूहों की पहचान और अधिकार सुरक्षित रह सकें। चर्चा में यह भी कहा गया कि लद्दाख की भौगोलिक स्थिति, भाषा और संस्कृति देश के अन्य हिस्सों से भिन्न है, इसलिए वहां अतिरिक्त लोकसभा सीट भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा खानाबदोशी लोगों की जीविका छिनने के खतरे को लेकर भी चिंता जताई गई है, क्योंकि वहां एक सोलर पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर असर डाल सकता है। कार्यक्रम में यह भी मांग उठी है कि सोनम वांगचुक और अन्य साथियों पर चल रहे मुकदमों को तुरंत रद्द किया जाए और सरकार निष्पक्ष जांच कराए ताकि हिंसा की घटनाओं को रोका जा सके। मालूम है कि पिछले 4 साल से लद्दाख के लोग अपनी 4 अहम डिमांड्स को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। दर्जा दिए जाने लद्दाख को और 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने, इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन और फिर लेह और करगिल के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में दी जाए। इस तरह का जो ट्रीटमेंट है उसका हकदार लद्दाख नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि सरकार को इस पर जो है जुडिशियल इंक्वायरी करनी चाहिए। तो ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है एक सेंसिटिव रीजन जैसे लद्दाख जैसे रीजन के साथ, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां के डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी ने क्रिश्चियन इंटर कॉलेज ग्राउंड में 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले जिला स्तरीय ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने आयोजन स्थल की पंडाल व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। साथ ही ट्रेड शो में शामिल होने वाले उत्पादों की जानकारी भी प्राप्त की है। जिलाधिकारी ने जिम्मेदारों को कारोबारियों सहित ट्रेड शो में शामिल होने पहुंचने वाले आम लोगों की सुविधाओं पर ध्यान दिए जाने पर जोर दिया। ट्रेड शो में तमाम स्थानीय उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिससे स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी के लिए लोगों को जागरूक बनाया जा सके। निरीक्षण के दौरान सीडीओ विनोद कुमार गौड़, एडीएम अरुण कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल, सीओ सिटी ऐश्वर्य उपाध्याय व क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी दीप्ति वत्स आदि की मौजूदगी रही। सारे अधिकारियों को हो गया था? सारे अधिकारियों को हो गया था? ना। अब रुक करेंगे अगली खबर का। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखने वाले स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी का आज कानपुर आगमन हुआ है। महाराज श्री दिल्ली से अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन द्वारा यात्रा कर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। स्वामी जी का आगमन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुआ, जहां पहले से मौजूद उनके उत्साही भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। भक्तों ने स्वामी जी को श्रद्धापूर्वक माला पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए। जीआरपी और आरपीएफ के जवान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद नजर आए। महाराज श्री कानपुर क्षेत्र में 2 दिनों तक प्रवास करेंगे। इस दौरान वह मुख्य रूप से हमीरपुर के अरतारा में स्थित अपने आश्रम में भक्तों से मुलाकात करेंगे और उन्हें अपना आध्यात्मिक आशीर्वाद प्रदान करेंगे। स्वामी जी के आगमन से कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों में उत्साह का माहौल है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में चल रही
44वीं नॉर्थ जोन पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में आज खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण पहुंची। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की त्रिशूल शूटिंग रेंज में आयोजित इस प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शूटिंग खेल युवाओं में एकाग्रता, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करता है। उन्होंने आयोजकों और कोचों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजक राज्य में खेल संस्कृति को नई दिशा देते हैं। इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत के कई राज्यों से सैकड़ों निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने महिलाओं और बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए लापता नाबालिग छात्रा को भोपाल से बरामद कर लिया है। मामले की जांच शुरू करने पर पुलिस को अभिषेक नामक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर मध्य प्रदेश ले जाने की जानकारी मिली। इस पर राजपुर पुलिस टीम ने सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी को खोज निकालने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। क्षेत्र पंचायत पौड़ी की प्रथम बैठक में जिलाधिकारी गढ़वाल तथा मुख्य विकास अधिकारी ने शिरकत की। क्षेत्र पंचायत प्रमुख अस्मिता नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को पटल पर रखा। ग्राम प्रधान धनाऊ कमल रावत ने विरोध दर्ज किया, उन्हें बैठक की सूचना तक नहीं पहुंचाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख ग्राम प्रधानों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों की अनदेखी कर रही हैं। उन्हें बैठक का न्योता तक नहीं भेजा जा रहा है, केवल अपनों तक को ही बैठक में आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रमुख हो या अधिकारी एक दिन की बैठक में ही विकास की बात सुनते हैं और बैठक खत्म होते ही दूसरे कान से निकाल देते हैं। जन समस्याओं को बैठक में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ग्राम प्रधान कमल रावत ने आरोप लगाया कि बैठक में मुद्दे उठाने पर अधिकारी समस्याओं के तत्काल निराकरण की बात कर देते हैं और बैठक खत्म होने के बाद सारी समस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं। पिछले 5 सालों में भी हमने सदन में आवाज़ उठाई थी। इस बार भी वही समस्याओं को लेकर फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं। आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्रमुख जी, उनकी पहली बीटीसी थी। हमने अवगत करवा दिया है कि इस बीटीसी सदन में इन 5 सालों में अगर एक बार शिकायत सदन में दर्ज हो जाती है तो अगली शिकायत वो उस माह की बीटीसी में नहीं आनी चाहिए। एक और दूसरा, मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी यहाँ पे थे, उन्होंने भी उनके पास भी हमने अपनी समस्याएँ रखी है। हमने डीसी अपने सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल वन विभाग से था, क्योंकि काफ़ी जो जानवर है उसके बाद सीएम पोर्टल पर शिकायत होने के बाद सुनवाई नहीं की जा रही, तो उस विषय पे हमने बात रखी। दूसरा हमारा ये था कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम के जितने भी अधिकारी हैं, पटवारी हैं, उनसे हमने ये कहा कि अपने सीडीओ साहब से, मुख्य विकास अधिकारी से, कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन नहीं तो 1 दिन तो अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय में भेजें। इसमें उन्होंने लिखित रूप से आदेश जारी करने की बात कही है और लगभग 2 हफ्तों में इसमें कार्रवाई करने की बात कही है। हमारे विकासखंड पौड़ी में हमारे सभागार में प्रथम बीडीसी बैठक रखी गई थी, जिसमें कि सभी ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी उपस्थिति देकर हमें उसका गर्व महसूस कराया। और आज जो है कि हमारी बीडीसी मीटिंग में समस्त विभागों द्वारा उनके विभागों द्वारा दी जाने वाली योजनाएं और जानकारी हमें प्राप्त कराई गई। जनपद में हमारे बीडीसी का रोस्टर जारी हुआ था, तो उसमें प्रथम बैठक आज पौड़ी की ब्लॉक में थी। तो इसमें सभी अधिकारी, कर्मचारी और हमारे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, सभी लोगों ने प्रतिभाग किया, हम लोगों ने भी प्रतिभाग किया। और उसमें कुछ समस्याएं भी हम लोगों ने जो जनप्रतिनिधियों की थी वो भी सुनी, और उससे काफ़ी कुछ हमें फीडबैक भी समझ में आया कि ग्राउंड में क्या चल रहा है। और साथ में सभी अधिकारियों ने अपनी योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागेश्वर के जिला स्तर पर उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का गठन किया गया है। देव की लघु वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में जिले भर के सक्रिय व जन पक्षधर पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को सर्वसम्मति से किशन सिंह मल्लड़ा को जिला अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के अलावा सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का पद भी सर्वसम्मति से चुना गया है। बैठक का संचालन वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे कृषक द्वारा किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष किशन सिंह मल्लड़ा का कहना है कि बागेश्वर जिले के पत्रकारों की समस्याओं को हर मंच पर उठाकर समाधान की दिशा में प्रयास किया जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी का आभार धन्यवाद करता हूं और सभी मनोनीत सदस्यों को बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि निरंतर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में
ये निरंतर अपनी अच्छी भूमिकाएं समाज के उचित मार्गदर्शन के लिए अपना जन सहयोग सदा बनाए रखेंगे और किसी भी प्रकार की समाज में इस प्रकार की कोई असामाजिकता, जिस प्रकार से हम आज पर्यावरण संरक्षण की बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण संरक्षण से पहले मानवीय सामाजिक पर्यावरण का शुद्ध होना आज के समाज में नितांत आवश्यक है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई है, जिससे 2 गाड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू करते हुए फायर कर्मियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। हालांकि आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं हो सकी। SCFO ने बताया कि जाँच पूरी होने के बाद ही आग के कारणों की जानकारी हो पाएगी। अभी सिकट चौराहे में एक निजी पार्किंग है, उसके पार्किंग के नीचे बेसमेंट साइड में गाड़ियाँ खड़ी थी। उसमें एक ऑल्टो कार में आग लग गई थी और उसके आग के इम्पैक्ट से एक दूसरी कार जल गई है। हमारे यहाँ लगभग 6 बजे सूचना मिली और तुरंत एक छोटी गाड़ी एक बड़ी गाड़ी भिजवा दिया था। आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जनहानि नहीं है। कारण क्या? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गदरपुर से है, जहां ब्लॉक कार्यालय में ADM पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं लोगों ने शिकायत व मांगे रखी, जिसमें से 41 मामलों में 19 मामलों का निस्तारण किया गया। तहसील दिवस में हाल ही में हुई भारी बारिश से किसानों ने फसल नष्ट होने के मुआवजे की मांग व नाली सड़क के मुद्दे प्रमुख रूप से रखे हैं। जनप्रतिनिधियों ने उठाया। इस दौरान ADM पंकज उपाध्याय ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें कई मामलों का निस्तारण किया गया है। जो मामले रह गए हैं उन मामलों को संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द उन मामलों का निस्तारण किया जाए। आपका मैं स्वागत करता हूं कि आपने इस समस्या की ध्यान आकर्षित करा। हमारी एक सड़क है गदरपुर ब्लॉक में झगड़पुर से अहमदनगर संपर्क मार्ग, जो कि 91-92 में बनी थी जब हम उत्तर प्रदेश में थे। आज हम उत्तराखंड राज्य निर्माण को 25 साल हो गए, एक बार भी सड़क नहीं बनी। और 2012 से लेकर 2025 मुझे 13 साल हो गए लगातार प्रार्थना पत्र देते हुए, किसी भी मंच पे सुनवाई नहीं हो रही। और सरकार दावे करती है हमने विकास करा। मैं कहता हूँ हमारी सड़क का आपके विकास देखिए। भाई साहब, हमारी समस्या लगभग 2012 से एक समस्या हम अपनी उठाते आ रहे हैं। NH 74 से मेरी ग्राम सभा झगड़पुरी पड़ती है और अब मैं क्षेत्र पंचायत चुन के आया हूँ, तो उसमें बलखेड़ा ग्राम सभा मोतियापुरा भी है। तो NH 74 से एक मार्ग चुनपुरी आबाद नगर को जाता है और एक मार्ग बलखेड़ा शांति ग्राम को जाता है। ये दोनों मार्ग आज़ादी के बाद से सिर्फ एक बार बने हैं मंडी समिति के द्वारा 35 साल पहले, और उसके बाद से आज तक इसकी सुध कोई सरकार लेने को तैयार नहीं है। रोड, सड़क, नाली, खंजा इत्यादि की मांग की जा रही है। उसमें भी ग्राम पंचायत में अगर है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से, नगरीय क्षेत्रों में है तो EO के माध्यम से इसका परीक्षण कराते हुए प्रस्ताव तैयार कराए जाएंगे और उसकी प्राथमिकता के आधार पर उसको योजनाओं में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन योजना के विषयों में समय लगता है, ये हम लोगों को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन उनकी मांग का भी पूरा सम्मान है और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। स्वयं सहायता समूह नगरीय क्षेत्रों में, नगर निकाय के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से, विकास खंड के माध्यम से गठन किया जाता है। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।